नमस्कार। इस वीडियो में मैं मुक्तिबोध के काव्य की भाषा और शिल्प विषय पर आप लोगों के साथ बातचीत करूंगा। मुक्तिबोध हिंदी साहित्य के एक ऐसे कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं जिन्होंने छायावाद से काव्य रचनाएं प्रारंभ की और उसके बाद प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की युग धाराओं से जुड़ते हुए काव्य में ऐसी काव्य भाषा और शिल्प का प्रयोग किया जो आगे आने वाले रचनाकारों के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत बनी। मुक्त छंद की सटीक और कठिन लेकिन सहज ग्राह्य भाषा के प्रयोग के लिए उन्हें कबीर और निराला की परंपरा को आगे बढ़ाने वाला काव्य प्रेरक यदि कहा जाए तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। मुक्तिबोध की कविता की भाषा और शिल्प की पहचान उनके अनूठे प्रतीक, बिंब, अलंकार, प्रचुर शब्द का विविधतापूर्वक प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियों के प्रयोग और छंद विधान के सार्थक प्रयोग के साथ फैंटेसी के रूप में हिंदी साहित्य में अपनी एक अलग पहचान अंकित करती है। काव्य सृजन प्रक्रिया दो प्रमुख आधारों पर टिकी होती है जो कि कवि के व्यक्तित्व को एक निखार देती है। काव्य सृजन में रचनाकार के काव्यगत उद्देश्य और रचनात्मक रूप में उनका अभिव्यक्तिकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रचनाकार अपने अनुभवों द्वारा जीवन उद्देश्यों को काव्य रूप देकर संप्रेषणीयता आधार प्रदान करता है और यह संप्रेषण काव्यगत सृजन विचारशीलता से सिद्ध होता है। काव्य शक्ति और भाषाई शक्ति द्वारा काव्य शक्ति का संबंध प्रतिभा से जोड़ा गया जो एक कवि के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रतिभा शक्ति ही कवि की भाषा को प्रांजल बनाती है और इसे सामान्यीकृत कर संप्रेषण में सहायता प्रदान करती है। काव्य का संप्रेषण कवि के लिए उसकी भाषा के द्वारा होता है। काव्य में भावों के साथ साथ भाषा भी अपना विशिष्ट स्थान रखती है। कवि एक भावुक और संवेदनशील प्राणी होता है जो जीवन और प्रकृति के अनेक रूपों में राग, विराग, सौंदर्य, विरह आदि के भावों को भाषा के माध्यम से हमारे सामने रखता है। अनुकूल भाषा के अभाव में बड़े से बड़ा कवि भी सही अर्थों में अभिव्यक्ति नहीं दे पाता। इस दृष्टि से यदि हम मुक्तिबोध को देखें तो मुक्तिबोध की जो कविता है वह आम बोलचाल की भाषा में निरंतर परिवर्तन के कारण परिनिष्ठित होकर मानक रूप ग्रहण करती हुई सी दिखाई देती है। वे एक सशक्त यथार्थवादी कवि हैं, इसलिए उनकी काव्य भाषा उनके अपने दृष्टिकोण से प्रभावित है। उनकी विचारधारा की विशिष्टताओं और मौलिकताओं का उनकी कविता में हर जगह प्रयोग देखा जा सकता है। जगदीश गुप्त उनकी कविता के बारे में लिखते हैं कि मैं उनकी कविताओं को पढ़कर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति के अनुरूप रूपकों, प्रतीकों, बिंबों की परिकल्पना करते हुए सशक्त भाषा गढ़ी है। मुक्तिबोध की काव्य भाषा विभिन्न शब्दावलियों का मिश्रित रूप है। जिस भाव या विचार को लेकर वे चलते हैं उसी के अनुसार वे अपनी भाषा का प्रयोग भी करते हैं। भावानुरूप संवेदनानुसार शब्द क्रम शैली की रचना कवि के लिए आसान काम नहीं है। उन्होंने अपनी काव्य भाषा में तत्सम, तद्भव, अरबी, फारसी, अंग्रेजी सभी भाषाओं का प्रयोग किया और सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि उसमें युग की नई चेतना नए रूप में अभिव्यक्त हुई।
काव्य भाषा में भी यही देखने को मिलता है, जिसमें चेतना और भावना के विद्रोह के साथ भाषा का विद्रोह भी मिलता है। वे सौंदर्य और अलंकार पर ध्यान न देकर शब्द के अर्थ की शक्ति पर बल देते थे। अपने जीवन के भावों और विचारों की यथार्थ अभिव्यक्ति के लिए कविता को उन्होंने प्रकाशमय बनाने का प्रयास किया। वे कहते हैं, कविता यदि जीवन वहन का लालटेन हो सके तो इसका हमें प्रयत्न करना होगा। उनके अनुसार कलाकृति स्वानुभूत जीवन की कल्पना द्वारा पुनर्रचना है। यथार्थवादी शिल्प के अंतर्गत कलाकृति यथार्थ के अंतर नियमों के अनुसार यथार्थ के बिंबों की क्रमिक रचना प्रस्तुत करती है, किंतु भाववादी रोमांटिक शिल्प के अंतर्गत कल्पना अधिक स्वतंत्र होकर जीवन की स्वानुभूत विशेषताओं को समष्टि चित्रों द्वारा, प्रतीकों द्वारा प्रस्तुत करती है। मुक्तिबोध अपने इस विचार को कभी कभी सीधे प्रस्तुत करते हैं और कभी कभी फैंटेसी में लपेटकर। भाषा के बारे में वे कहते हैं कि भाषा विचित्र, जिसमें शब्द हैं कलाहीन, जिसमें प्रयोग है ग्राम्य और वे अति कठोर, जो भी नवीन, पर तू सुन मत ओ कलाकार, तेरे शब्दों में लाख लाख दिल वालों का उद्गार। अपनी कविता में विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग भी वे अनुभूति के यथार्थ के लिए करते हैं। एक उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। कोलाहल करते सगर उद्धत मजदूरों का जुलूस, रेफ्रिजरेटरों, विटामिनों, रेडियोग्रामों के बाहर की मैं कन फटा हूँ, हेठा हूँ, शेवरलेट डॉज के नीचे लेटा हूँ। इसके साथ साथ वे क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी करते हैं, जैसे नक्शीदार, कंदील, बास, देशज शब्द जैसे बावड़ी, कनेर, मुंडेर, चुनरी, माटी, झोल, ये भी उनकी कविता को यथार्थ बनाते हैं। इनकी लंबी कविताओं में विविधतापूर्ण शब्दों का प्रयोग हुआ है। भाषा के प्रयोग में उनकी विचारधारा यथार्थ के मार्ग पर जाती हुई दिखाई पड़ती है। काव्य भाषा में कभी संस्कृत निष्ठ सामाजिक पदावली की अलंकार वीथिका से गुजरती है और कभी अरबी, फारसी और उर्दू के नाजुक लचीले हाथों को थाम कर चलती है, और कभी अंग्रेजी की इलेक्ट्रिक ट्रेन पर बैठकर जल्दी से खटाक खटाक निकल जाती है। अपनी भाषा में वे भाषाई शक्ति यानी मुहावरों का प्रयोग भी करते हैं। सटीक और सहज अर्थ देने वाले मुहावरे उनकी कविता में कम दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ज़माना सांप का काटा, सच्चाई की आंख निकलना, दिल की बस्ती उजड़ना, हार का बदला चुकाना, मन टटोलना, था लेना, अपना गणित करना, मछलियाँ फंसाना, ज़माना सख्त होना, जी तोड़ मेहनत कश, भौएं चढ़ाना, सिट्टी पिट्टी गुम होना, दांत पीसना, इस प्रकार के मुहावरों का प्रयोग उनकी कविता को स्पष्ट और यथार्थ अभिव्यक्ति प्रदान करता है। व्यंग और यथार्थ की दृष्टि से यदि हम देखें तो इनकी कविता गहन सामाजिक अनुभूतियों को हमारे सामने रखती है, क्योंकि वे सामाजिक चिंताओं और संवेदनाओं से जुड़कर चलने वाले कवि हैं। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विसंगतियों और विद्रूपताओं पर वे प्रहार करते हैं। अत्यंत जटिल रचना प्रक्रिया में यथार्थ को समग्र रूप में प्रकाशित मुक्तिबोध जब विसंगतियों और विडंबनाओं पर प्रहार करते हैं तो अत्यंत स्पष्ट और खुलकर करते हैं। उनकी प्रगतिशील चेतना विसंगतियों को, सामाजिक संरचना की विडंबनाओं को, शोषण, अत्याचार और अन्याय के विभिन्न रूपों को सहज रूप में पहचान लेती है। ब्रह्म राक्षस कविता में निष्क्रिय बौद्धिकता पर वे गहरा प्रहार अपने व्यंग से करते हैं। तिरछी गिरि रवि रश्मि के उड़ते हुए परमाणु जब तल तक पहुँचते हैं कभी,
तब ब्रह्म राक्षस समझता है सूर्य ने झुककर नमस्ते कर दिया। इसी प्रकार दिमागी गुहा अंधकार का ओरांगुटांग कविता में वे वर्णन करते हुए लिखते हैं, सत्य के बहाने स्वयं को चाहते हैं प्रतिस्थापित करना, अहं को तथ्य के बहाने। मुझे कदम कदम पर कविता में सामान्य जन की विवशता को बड़े ही व्यंग्यात्मक रूप में वे प्रस्तुत करते हैं। अजीब जिंदगी है, बेवकूफ़ बनने की खातिर ही सब तरफ अपने को लिए फिरता हूँ, यह देख देख बड़ा मज़ा आता है कि मैं ठगा जाता हूँ। इस प्रकार व्यंग शैली मुक्ति बोध के लिए उनके काव्य का सशक्त माध्यम ही नहीं अपितु विद्रूप यथार्थ को अभिव्यक्त करने की मजबूरी भी थी। अलंकार योजना की यदि बात करें तो मुक्तिबोध ने काव्य भाषा के साथ अलंकारों का भी आश्रय लिया। अलंकारों का प्रयोग उन्होंने काव्य सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए न करके काव्याभिव्यक्ति को सरल और प्रभावी बनाने के लिए किया। अलंकारों में देखें तो मानवीकरण, उत्प्रेक्षा, अपन्नुति, इन अलंकारों का अनुप्रास, भ्रांतिमान, इन सब अलंकारों का उन्होंने बड़े ही रहस्यात्मक रूप में प्रयोग किया है और काव्य संसार की परंपरा के अनुसार उनकी कविता में अलंकारों का प्रयोग एक विशिष्ट शैली बनकर उभरा भी है। अपने काव्य में मुक्त छंद का प्रयोग करते हैं क्योंकि विद्रोही और यथार्थ प्रवृत्ति के कारण वे मुक्त छंद का प्रयोग करने के ही हिमायती रहे। काव्य का सौंदर्य बोध उनके प्रयोग का मोहताज नहीं था, उन्हें तो अपनी अभिव्यक्ति को स्पष्ट और सरल बनाना था, इसलिए उनके मुक्त छंद का प्रयोग ही सर्वाधिक उचित लगता है। प्रतीकों की दृष्टि से यदि देखें तो मुक्तिबोध की प्रतिभा समाजोन्मुखी, ध्येयवादिनी, प्रतिवादिनी और भावमयी है। आधुनिक मन की विशेषताएं अपने परिवेश के प्रति उदासीनता, उपेक्षा, मूल्यों में अविश्वास और मूल्यों के प्रति अनासक्ति की भावना उनमें नहीं है। वे जीवन के प्रति बड़े भावुक हैं। प्रतीकों, बिंबों और प्रतिमाओं में पूर्ण रूप से अपनी परंपरा से संबद्ध उनकी कविताएं मनुष्य के जीवित रहने की लालसा की धड़कन है। वे प्राकृतिक प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, निजी प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। एक अछूते प्रतीक भी कई सामान्य जीवन से जो हैं उनके काव्य में हमें दिखाई पड़ते हैं। इन प्रतीकों में जीवन से संबंधित क्रियाकलापों और दैनिक घटनाओं का वर्णन प्रतीकात्मक रूप में वे करते हैं। यांत्रिक सभ्यता से अभिशप्त जीवन के प्रतीकों को लेकर आग के कंडों पर टिक्कड़ सेकते मजदूरों तक को प्रतीक का विषय उन्होंने बनाया। कंडे की लाल आग जनचेतना का प्रतीक है जो चिंतन टिक्कड़ पका रही है। इसी प्रकार मजदूरों के रोजमर्रा के जीवन में प्रयुक्त की जाने वाली वस्तुएं भी काव्य प्रतीकों के रूप में उन्होंने अपनी कविता में दी हैं। अगर फैंटेसी की बात करें तो मुक्तिबोध की फैंटेसी में उपमा, रूपक, दृष्टांत, अलंकार, बिंब, प्रतीक एक साथ मिलकर लंबी कविताओं में फैंटेसी का रूप लेकर प्रयुक्त हुए हैं, जिसमें पहाड़, पठार, गुफा, समुद्र, अंधेरा, बावड़ी, आत्मसंभावना, अंतर्मन का डर, अनेक प्रकार के दबाव और तनावों की अभिव्यक्ति वे फैंटेसी के रूप में करते हैं। इसमें कवि की अतिरंजित कल्पना ही इस अद्भुत सत्य को प्रस्तुत करती है। असाधारण भाषा, प्रतीक, बिंब प्रयोग इस फैंटेसी को ट्रेजेडी रूप में चित्रित कर सका है। ट्रेजेडी अक्सर फैंटेसी में ही होती है। अंधेरे में कविता फैंटेसी के स्तर पर नाट्य शैली में अभिव्यक्त है। कवि स्वप्न के माध्यम से फैंटेसी रचकर यथार्थ का चित्रण करता है।
उनका खुद का मानना है कि कभी कभी फैंटेसी जीवन की विस्तृत वास्तविकताओं को लेकर उपस्थित होती है और कथा के अंतर्गत जो पात्र, चरित्र और कार्य प्रस्तुत होते हैं वे सभी प्रतीक होते हैं वास्तविक जीवन तथ्यों के। इस प्रकार मुक्तिबोध भाषा विचार के लिए किसी रूढ़ि का सहारा नहीं लेते। उनकी समर्थ भाषा उनके काव्य को प्राणवान बनाती है। वे प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और विद्रोही कवि रहे हैं। लंबी कविताओं में उन्होंने फैंटेसी का प्रयोग, मुक्त छंद का प्रयोग, नए प्रतीकों का प्रयोग, नए भाषा शब्दों का प्रयोग किया और पुरानी रूढ़ियों के प्रति विद्रोह किया। धन्यवाद।